हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी पर्टिकुलर टॉपिक को जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वो सारे वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर एनटीए यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। इसके बाद हम बात करें आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रहने वाला है। खास तौर पर जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि 16 तारीख यानी कि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर हम मुगल कालीन महत्वपूर्ण अधिकारियों के ऊपर बात करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि जो शब्दावलियाँ हुई है, जैसे कि अभिवादन के तरीके वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास तौर पे एनटीए यूजीसी नेट पर जो मैच करने वाला क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे इस टाइप की चीज़ों को पूछा जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम एग्ज़ाम की क्या आपको रणनीति अपनाना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम सोल्व करना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अंत में। तो चलते हम पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मुगल कालीन महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर कुछ प्रमुख अधिकारी भी हैं और कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, कुछ प्रमुख जो है अभिवादन के तरीके हैं। तो लगभग 3-4 टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट के अंदर जो मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, खास तौर पर जब मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैच करने वाले ही पूछे जाते हैं। और प्रशासनिक शब्दावलियाँ वगैरह जब पूछी जाती है तो उसमें भी मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। चलते हैं, सबसे पहले हम मुगल अभिवादन के तरीकों के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगभग 3-4 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस जो है अभिवादन में क्या तरीका था, किस तरीके से इसकी जो है शुरुआत हुई है, किस शासक के समय इसकी शुरुआत होती है और क्या इसके अंदर होता था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कोर्निस की। तो कोर्निस जो होता था दोस्तों, इसकी शुरुआत ये हुमायूं के द्वारा की गई है। दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी। तो हुमायूं के द्वारा जो है कोर्निस की शुरुआत होती है। अब कोर्निस होता क्या है ये देख लेते हैं हम दोस्तों। कोर्निस होता क्या है? इस अभिवादन में दरबारी दाएं हाथ की तलहटी, तलहटी मतलब जो दोस्तों सामने का जो अपना हाथ होता है फ्रंट वाला, उस तलहटी को ललाट पर, ललाट मतलब दोस्तों सर के ऊपर जो अपना हिस्सा होता है, उस ललाट के ऊपर रख कर आगे की ओर झुकते थे। तो आपने फिल्मों में ये सब चीज़ें देखी होगी। जो राजा का जब दरबार होता है, तो वहाँ पे जो भी अधिकारी या जो भी कोई बाहर का इंसान जब आता था, तो वो राजा के सामने जाकर और अपने सर के ऊपर यूँ हाथ टच करके और झुक के सलाम पेश करता था। तो ये उसी तरीके से था दोस्तों कोर्निस। तो इसमें ये जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तलहटी, तो तलहटी जो दोस्तों अपने हाथ का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, उसको तलहटी बोला जाता है। और ललाट जो है दोस्तों, ये सर को बोला जाता है। जो सर का जो फोर हेड होता है, उसको ललाट बोला जाता है। तो यहाँ पे हाथ रखकर और सिर को झुका के और इसको कोर्निस को अदा किया जाता था। तो और ये किसके समय इसकी शुरुआत होती है दोस्तों? ये हुमायूं के समय इसकी शुरुआत की जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद तस्लीम की बात करें दोस्तों, तो तस्लीम की शुरुआत भी हुमायूं ने की है। और तस्लीम में होता क्या है दोस्तों, इसमें सीधे खड़े होते हुए, इसमें दोस्तों झुका हुआ है, मगर तस्लीम के अंदर झुकता नहीं है। कोर्निस के अंदर झुक रहा है मगर तस्लीम के अंदर झुकता नहीं है, आपको याद रखना है। तस्लीम के अंदर सीधे खड़े होते हुए अपनी हथेली को सिर के ऊपर अग्रभाग रखा जाता है, मतलब सीधा खड़ा हुआ है और सर के ऊपर अपना जो एक हाथ रख लेना, ये तस्लीम कहा जाता है। मतलब ये सर है, सर के ऊपर ये हाथ रख लेगा इस तरीके से, और यूँ खड़े खड़े ही अपने ऊपर हाथ रख लेगा, इसको तस्लीम कहा जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इस तरीके की चीज़ें आपने वीडियो वगैरह इनमें देखी होगी। और इसकी शुरुआत भी हुमायूं ने की है। अब इसके बाद दोस्तों चार तस्लीम की बात कर लेते हैं। चार तस्लीम की अगर शुरुआत की बात करें, तो चार तस्लीम की शुरुआत शाहजहाँ के समय 1636 में की जाती है। 1636 में चार तस्लीम की शुरुआत की जाती है। इसको चार तस्लीम या चार तस्लीम भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दायां हाथ, जो दायां हाथ होता है अपना सीधा हाथ, उस दाएं हाथ को दोस्तों ज़मीन पे रख के शुरू होते हैं। ज़मीन पे मतलब इसका सबसे पहले ज़मीन पे रखना, फिर उसके बाद तलहटी को ऊपर उठाते हुए और उसके बाद धीरे धीरे उठते हुए व्यक्ति खड़ा हो जाता है
और तलहटी को अपने सर के ऊपर रख लेता है। तो इसमें दोस्तों पूरी मतलब स्टेप हो रही है, ये नीचे से बैठते हुए और अपने हाथ को धीरे धीरे खड़े होते हुए और फिर उठ के फिर अपने सर के ऊपर रख रहा है। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है ये 4 तस्लीम में होती है। और ये पूरी जो 4 तस्लीम की प्रोसेस है दोस्तों, इसमें जो तस्लीम वाली जो प्रोसेस थी इसको 4 बार की जाती थी। तो कितनी बार की जाती थी दोस्तों? 4 बार इस पूरी प्रोसेस को किया जाता था, इस वजह से इसको 4 तस्लीम किया जाता था। और मानूची के बारे में यहाँ तक आता है कि मानूची ने तो इसमें सजदा और 4 तस्लीम के अंदर उसने भेद करना, यानी कि दोनों के बीच में अंतर ही उसको समझ में नहीं आया था। तो सजदा और पेबोज भी इसी तरीके से होता था। सजदा जो होता था दोस्तों साष्टांग प्रणाम होता था, पूरी तरीके से सर झुका के सजदा करना होता था। और पेबोस जो होता था दोस्तों हाथों को चूमना पेबोस कहा जाता, हाथ और पैरों को जो चूमना होता था उसको पेबोस कहा जाता था। यहाँ आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों तस्लीम कूर की बात कर लेते हैं। तो तस्लीम कूर जो होता था, मुगलों में जो है सलामी लेने की प्रथा थी, मतलब जो अस्त्र शस्त्र थे, जैसे कि हम दीपावली वगैरह, जैसे कि हम 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से झांकी निकाली जाती है अस्त्र शस्त्र की, तो इन सारी चीज़ों को जो प्रदर्शन होता था उनको सबको प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता था अस्त्र शस्त्र को, वो तस्लीम कूर कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो कोर्निश की शुरुआत किसने की है दोस्तों? हुमायूं के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसमें अभिवादन जो है दरबारी अपने हाथ की तलहटी ललाट के ऊपर रखकर और झुक के खड़ा होता है। और तस्लीम की शुरुआत दोस्तों हुमायूं ने की है और इसमें सीधे खड़े हुए ये पूरी चीज़ें होती है। 4 तस्लीम में दोस्तों जो है शाहजहाँ के समय इसकी शुरुआत हुई है और 1636 में होता है और इसके अंदर पूरी प्रोसेस होती है। तस्लीम कूर को हमने देख ही लिया है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं मुगल काल के जो प्रमुख शब्दावली के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रमुख शब्दावली जो खास करके NTUGC नेट के अंदर ये एग्जाम में पूछी गई है, पेशकश या नज़र। तो इसको नज़र भी कहा जाता है और नज़र भी कहा जाता है। अगर नज़र भी आया ऑप्शन में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, नज़र और नज़र एक ही होता है। तो पेशकश या नज़र किसे कहा जाता था दोस्तों? तो अकबर के समय पेशकश और नज़र जो कहा जाता था, ये अकबर के समय की बात है दोस्तों, क्योंकि औरंगजेब के समय इन शब्दावलियों को जो है अलग तरीके से परिभाषित किया जाएगा। तो अकबर के समय जो अमीरों और जमींदारों और हिंदू राजाओं के द्वारा जो बादशाह को गिफ्ट वगैरह उपहार वगैरह जो भेंट वगैरह दी जाती थी उनको नज़र और पेशकश कहा जाता था। और इसके बाद दोस्तों होता क्या है, आगे जाके जब औरंगजेब का शासनकाल आता है तो औरंगजेब के शासनकाल में इस पूरी शब्दावली को अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। तो वो नज़र को अलग करता है, नियाज को अलग करता है, निसार को अलग करता है। तो नज़र को कहा कहता है वो, मतलब नज़र का जो अर्थ माना जाता है औरंगजेब के शासनकाल में नगद रूप में जो उपहार प्राप्त होते हैं, मतलब नगद रूप में जो उपहार प्राप्त होते थे उसको नज़र कहा जाता था। न्याज किसे कहा जाता है दोस्तों? न्याज जो राजकुमारों के द्वारा उपहार प्राप्त होते थे, मतलब जो बाहर के कोई राजकुमार वगैरह को कोई भी उपहार देना है और राजकुमार जाके शासक को कोई उपहार देता था तो उसको न्याज कहा जाता था। निसार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो निसार नामक एक सिक्का भी चलाया था, जैसे कि जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया था, तो वो निसार नहीं है। यहाँ पे निसार अमीरों के द्वारा जो उपहार प्रदान किया जाता था दोस्तों, यहाँ पे अमीरों के द्वारा जो उपहार प्रदान किया जा रहा था उनको नज़र और पेशकश कहा जाता था। मगर जहांगीर ये औरंगजेब के समय निसार अमीरों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपहार को कहा गया है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो पेशकश और नज़र अकबर के समय इसको किया जाता था, जो अमीर और जमींदार और हिंदू राजा के द्वारा उपहार प्रदान बादशाह को मिलते थे। औरंगजेब ने जो है इनको डिवाइड कर दिया अलग अलग। नज़र जो है नगद रूप में मिलता था, न्याज जो है राजकुमारों के द्वारा मिलता था और निसार अमीरों के द्वारा मिलता था। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम प्रमुख अधिकारियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं? प्रमुख अधिकारी में अगर देखा जाए, क्योंकि खास तौर पे प्रमुख अधिकारियों को जो है मैच करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मीर बार जो था दोस्तों, मीर बार जो था वन अधीक्षक था। तो मीर बार से आपको बा से बन याद रख लेना है दोस्तों, बा से बन याद रख लेना है। तो मीर बार जो था दोस्तों वन अधीक्षक था, ये आपको याद रखना है। मीर मुंशी जो था दोस्तों, मीर मुंशी सम्राट का मुख्य सचिव। तो मुंशी जी तो आपको पता ही होना चाहिए, जो असिस्टेंट होते हैं किसी के भी वो मुंशी जो कहलाते हैं। तो सम्राट का जो मुख्य सचिव था वो मीर मुंशी था। और जो सम्राट से रिलेटेड जो भी शाही पत्राचार वगैरह, कहीं किसी को आदेश देना, कहीं किसी को ऑर्डर देना, कहीं से कोई लेटर पहुँचाना, तो ये सारे कार्य जो है मीर मुंशी के अधीन होते थे। इसके बाद दोस्तों साहब ए तोजी। तो साहब ए तोजी दोस्तों, ये तोजी इस तरीके से होता है। तोजी जो था दोस्तों ये वेतन का वितरण करता था। तो वेतन का वितरण तो करता था दोस्तों, मगर ये जो है वितरण जो करता था ये केंद्र लेवल पर, जो राजधानी लेवल पर जो सेवकों को वेतन प्रदान किया जाता था, ये बस वही कर सकता था। बाकी के मतलब दूसरे मीर बख्शी वगैरह ये अलग थे, वो हम देखेंगे अलग। तो साहब जो तोजी था ये वेतन का वितरण करता था। इसके बाद दोस्तों मीर अर्ज की बात करें तो यहाँ पे अर्जियाँ लगाई जाती थी, यानी कि याचिका प्रभारी, मतलब यहाँ पे अर्जी वगैरह लगाई जाती थी। अर्जी का आप समझ रहे होंगे, अर्जी जो होती है याचिका को कहा जाता है।
तो मीर अर्ज का मतलब याचिका प्रभारी। मीर तुजुक जो था दोस्तों ये समारोह का अधिकारी, मतलब कहीं पे भी कोई सा फंक्शन है या दरबार से रिलेटेड कोई सी भी कार्य, दरबार से रिलेटेड कोई भी व्यवस्था करना है, कौन कहाँ पे बैठेगा कौन कहाँ पे नहीं बैठेगा, ये सारी व्यवस्था जो करता था दोस्तों मीर तुजक के अधीन होती थी। और एक और अधिकारी होता था दोस्तों इसके साथ, यसावल नाम का एक अधिकारी होता था। तो यसावल नाम का अधिकारी और मीर तुजुक दोनों मिलकर दरबार के अंदर कौन कहाँ बैठेगा, किस तरीके से बैठेगा, किसकी कौन सी कुर्सी है, इस सारी व्यवस्था को निगरानी रखने के लिए ये दोनों अधिकारी जो है नियुक्त किए जाते थे। तो मीर तुजुक और यसावल। इसके बाद अगला अधिकारी बात कर लेते हैं दोस्तों एलची, साफिद और साफिर। तो एलची, साफिद, साफिर ये दूत था, ये तो आपने सुन ही लिया होगा, जैसे कई फिल्मों वगैरह में बताया जाता है कि एलची आया है, दूत आया है, साफिर आया है, साफिद आया है, इस तरीके से जो दरबार में बोला जाता था कि एलची आया है साहब फलानी जगह से, इस तरीके से दोस्तों। तो इसको दूत बोला जाता है एलची को। कुरबेगी जो था दोस्तों शाही पताकाओं का जो है देखभाल करने वाला। शाही पताका मतलब जो झंडे वगैरह होते थे, जो निशान वगैरह होते थे, शाही निशान, उनकी देखभाल करने वाला, उनका निर्माण करने वाला, उनको जो है अच्छी तरीके से रखने वाला, ये सारे कार्य जो है कुरबेगी के थे। इसके बाद खुआ सालार। तो खुआ सालार जो था दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, सालार मतलब सालन। तो खाने पीने की जो बातें थी दोस्तों, शाही बावर्ची का जो दरोगा था ये खवा सालार था। तो खवा का मतलब दोस्तों खाने वाली बातें, तो खाने पीने की जो चीज़ें थी, सालार का मतलब सालन, इस तरीके से याद रख लेना दोस्तों। खवा सालार जो था शाही बावर्ची खाने का दरोगा था। इसके बाद जरगर खाना जो था दोस्तों, जरगर खाना आभूषण विभाग का दरोगा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जरगर खाना जो था दोस्तों ये आभूषण विभाग का दरोगा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मीर मंजिल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बादशाहों की यात्रा का प्रबंध करने वाला है। तो कहीं पे भी अगर कहीं कोई सी मंजिल पे जा रहा है, जैसे कि सफ़र की कोई मंजिल है, इस तरीके से बातें बोली जाती है ना, तो बादशाह की जो यात्राओं का प्रबंध करने वाला था, किस मंजिल पे बादशाह जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, इसके खाने पीने का बंदोबस्त, ये सारी चीज़ों का जो बंदोबस्त करने वाला था मीर मंजिल के द्वारा ये किया जाता था। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार और देख लेते हैं। मीर बार वन अधीक्षक था दोस्तों, मीर मुंशी सम्राट का सचिव था, साहब तोजी जो वेतन वितरण करता था, मीर अर्ज याचिका प्रभारी यानी कि अर्ज सुनता था, मीर तुजुक समारोह का अधिकारी था, एलची साफिद जो था दोस्तों दूत था, कुरबेगी जो था दोस्तों शाही पताका देखभाल करने वाला था, खुआ सालार जो था खाने पीने का बंदोबस्त करने वाला, शाही बावर्ची का दरोगा, जरगर खाना जो था दोस्तों आभूषण विभाग का प्रमुख था, मीर मंजिल यानी कि बादशाह किस मंजिल पर जा रहा है उसकी व्यवस्था करने वाला। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मनसबदारी व्यवस्था आप सभी को पता होना चाहिए, अकबर के काल में जो है इस्टेब्लिश की गई थी, और इसका जो काफ़ी ज़्यादा जो है विकास देखने को मिला था, किस तरीके से इसको पूरी तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था, इसके ऊपर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। और आज जो है खास तौर पर क्योंकि टाइम वगैरह कुछ ज़्यादा था नहीं, तो इस वजह से इससे रिलेटेड जो प्रमुख अधिकारी और प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पूछी जा चुकी है। तो इसी वजह से हमने इस वीडियो के अंदर उन्हीं सभी चीज़ों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। तो अब बात कर लेते दोस्तों मनसबदारी से संबंधित जो शब्दावलियाँ थी। तो आपको कमेंट्स करके ये बताना है दोस्तों कि मनसबदारी व्यवस्था जो थी किस ईयर में अकबर ने जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको जैसे कि अकबर से रिलेटेड जो घटनाएं हुई उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो आपको बस इतना ही बताना कि किस ईयर में जो अकबर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता था, मतलब इसको जो स्थापना, इसको जो लागू किया गया था मनसबदारी व्यवस्था को, ये आपको बताना कमेंट्स करके। वीडियो पर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब बात कर लेते हैं शब्दावलियों की। तो तलब जो होता था दोस्तों मनसबदार का वेतन। तो मनसबदार का जो वेतन यानी कि जो सैलरी होती थी, जिसकी सबको तलब होती है, मतलब हर सरकारी अधिकारी को, जितने भी जो भी अधिकारी होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम करने वाले होते हैं या कोई मजदूरी होता है, तो हर इंसान को जो भी काम करता है, जो भी कुछ कार्य करता है, जो भी मेहनत करता है, हर इंसान की मेहनत करने की जो तलब होती है वो एक ही तलब होती है कि मुझे पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से याद रखना है दोस्तों, तलब जो था मनसबदार का वेतन था। तो मनसबदार को बस इसी चीज़ की तलब लगी रहती थी कि मुझे वेतन कम मिलेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नगदी की अगर बात करें तो नगद वेतन प्राप्त करने वाला मनसबदार, तो इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं है। मसादत की अगर बात करें दोस्तों, तो मसादत इंपॉर्टेंट है। मसादत जो था दोस्तों ये अग्रिम वेतन था, एडवांस में जो सैलरी दी जाती थी उसे मसादत कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मसादत। तो मसादत का मतलब दोस्तों माह से पहले ही, मतलब महीना नहीं हुआ उससे पहले आपको जो है सैलरी मिल जाती थी, अग्रिम वेतन जो मिल जाता था उसे मसादत कहा जाता था। मुतालबा की अगर बात करें दोस्तों, तो मुतालबा जो था शाही खजाने से मांग करने वाला। तो शाही खजाने से मतलब दोस्तों किसी को मुतालबा करना, किसी से मांगना, इस तरीके की जो है फारसी शब्दावलियाँ है। तो फारसी शब्दावलियों में भी मुतालबा को मांगने को कहा जाता है। तो शाही खजाने से जो मांग करता था उसे मुतालबा कहा जाता था, यह आपको याद रखना है।
ये तलब तो हो गया आपका जो है वेतन हो गया, और मुँह तलब का मतलब दोस्तों मांगना हो गया। तो शाही खजाने से क्या मांग रहे हैं, ये पैसा मांग रहे हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो मुँह से मांग हो गई है और तलब से आपका वेतन हो गया, तो शाही खजाने से क्या मांगेगा, खजाना ही मांगेगा, पैसा ही मांगेगा। इस तरीके से आपको याद रख लेना। तो हमने तलब से इसको मुतालबा को रिलेट कर दिया है। बरावर्दी की अगर बात करें दोस्तों, तो बरावर्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बरावर्दी के बारे में यह आता है दोस्तों कि ये मनसबदार को जो प्राप्त जो वेतन मिलता था, उस वेतन में से जो है कुछ पैसों को काट लिया जाता था, और कुछ पैसों को काटने के बाद दोस्तों क्या होता था, बरावर्दी में ये जो जब दाग निरीक्षण, जब घोड़े जो इनको घोड़े प्रदान किए जाते थे, उन घोड़ों को जो है दाग निरीक्षण के समय इनसे पैसा काट लिया जाता। कितने पैसे काट लिए जाते, 5% पैसों को 5% पैसा को काट लिया जाता था। और ये सैनिकों के ऊपर व्यय करने के लिए और घोड़े के ऊपर व्यय करने के लिए ये पैसा काट लिया जाता। मतलब इस पैसे को जो है इनको जो जैसे कि इनकी जो सैलरी मिल रही है, उन सैलरी को अलग से काटने के बाद घोड़े के लिए और सैनिकों के लिए, इनके ऊपर जो रख रखाव के लिए खर्चा करने के लिए ये पैसा काट लिया जाता था, और ये पैसा इनको दिया जाता था बाद में कि भाई घोड़ा आपके पास रखना है तो इसको सुव्यवस्थित रखना है, इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इसके हेल्थ वगैरह की ध्यान रखना है, इसके लिए इसका पैसा काट लिया जाता था। तो बरावर्दी आपको ये याद रखना है दोस्तों। मुहासिबा की अगर बात करें दोस्तों, तो मनसबदार के खातों का निपटारा। तो खातों का निपटारा क्या होता है दोस्तों, हिसाब किताब। तो मुहासिब का मतलब हो गया दोस्तों हिसाब, हिसाब याद रखना है दोस्तों। तो मनसबदारों के खातों का निपटारा, तो खातों में क्या होता है दोस्तों, हिसाब किताब होता है, ये आपको याद रखना है। तो मुहासिबा खातों का निपटारा, तो खातों के निपटारे में क्या हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है। तो मुहासिबा हिसाब की बात चल रही है, यहाँ पे आपको वर्ड में आ रहा होगा दोस्तों मुहासिबा। तो हासिबा का मतलब हिसाब। तो हिसाब किसका होगा दोस्तों, जो मनसबदार के जो खाते होंगे उनको निपटारा जब करेंगे तो उसमें हिसाब किताब होगा। इसके बाद मुकर्रर तलब। तो मुकर्रर तलब, हमने तलब देख ही लिया। मुकर्रर तलब क्या है दोस्तों, स्वीकृत मनसबदार, जो बादशाह के द्वारा जो मनसबदार थे उसके जो दावे थे, बादशाह के द्वारा उस मनसबदार के दावों को स्वीकृत कर लिया जाता है, तो उसको मुकर्रर तलब कहा जाता है। मतलब इसको मुकर्रर कर दिया, फिक्स कर दिया, स्वीकृत कर दिया। इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है, मुकर्रर करने को स्वीकृत करना या फिक्स करने को कहा जाता है। इसके बाद तशीहा। तशीहा जो था दोस्तों मनसबदार के दावों के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र। तो मुकर्रर तलब में तो इसको जो है मनसबदार के दावे स्वीकृत कर दिए जाते हैं, मगर तशीहा में उसको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो यह आपको याद रखना है, क्योंकि हमने देखा दोस्तों इसके अंदर तलब मनसबदार के वेतन की तलब है, नगदी नगद वेतन मिल रहा है, मसादत अग्रिम वेतन मतलब पहले एडवांस में पैसा मिल गया, मुतालबा यानी कि तलब है दोस्तों, इसने शाही खजाने से पैसा मांग लिया, बरवर्दी इसमें पैसे रख लिए जाते हैं निरीक्षण के समय 5%। इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, मुहासिबा, इसके अंदर हिसाब किताब की बात चल रही है, मनसबदार के खातों का निपटारा किया जा रहा है। मुकर्रर तलब स्वीकृत मनसबदारों के दावे बादशाह के द्वारा। तसिया मतलब प्रमाण पत्र, इसको प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने यही सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। तो एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से पूरी जो है आपको स्ट्रेटजी को अपनाना है, किस तरीके से एग्ज़ाम को जो है आपको पेपर को सोल्व करना है, और क्या क्या लेकर जाना है, किस तरीके से जाना है, कब जाना है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब भी आप घर से निकलो एग्ज़ाम देने के लिए, तो अपने साथ में एक तो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके साथ फॉर्म दिया है, फॉर्म के साथ आप कुछ भी आपका लाइसेंस वगैरह जो भी है वो आप लगा सकते हो। तो आधार कार्ड रख लेना है। आधार कार्ड के साथ दोस्तों आपको 2 फ़ोटो रखना है, 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़। और फ़ोटो कौन से रखना है आपको दोस्तों, या तो बेहतर तो ये है जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, मैंने अप्लाई किया था उस समय लगाया था, तो वो फ़ोटो अगर आपके पास हो तो वो अच्छी बात है, वही फ़ोटो लेकर जाए। अगर वो नहीं हो तो उससे मिलता जुलता कोई भी 2 फ़ोटो आप लेके जा सकते हो। मतलब इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल वो ही फ़ोटो होना चाहिए, वो फ़ोटो गुम गया तो पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, तो ऐसा नहीं है। वो फ़ोटो के अलावा आप उससे मिलता जुलता फ़ोटो ले जा सकते हो, और 2 फ़ोटो आपको लेकर जाना है। तीसरा, इसके बाद दोस्तों आपको एक पेन लेकर जाना है। पेन ले जाने के साथ साथ दोस्तों आपको, अब ये तो आपका जो है पेन वगैरह ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ये लेकर जाना है। अब लेकर क्या नहीं जाना है दोस्तों, एक तो आपको लॉन्ग शूज़ पहन के नहीं जाना है कहीं भी। मतलब लॉन्ग शूज़ वगैरह, जैसे तो गर्मी का मौसम है तो आप लॉन्ग शूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें पहन कर नहीं जाओगे, तो लॉन्ग शूज़ पहन कर नहीं जाना है। दूसरा, आपको जो है ब्लैक सन ग्लासेस पहन कर नहीं जाना है। तीसरा, आपको स्मार्ट वॉच पहन कर नहीं जाना है। तो ये चीज़ें मतलब आप घर पे छोड़ के जाओगे तो अच्छी बात है। बाकी फ़ोन वगैरह, जैसे कोई दूसरा बाहर से ट्रैवलिंग करके आ रहा है तो फ़ोन वगैरह तो लेकर जाएंगे, तो फ़ोन वगैरह की तो व्यवस्था वहाँ पे कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें आपको लेकर नहीं जाना है। पानी की बोतल आप ले जा सकते हो, क्योंकि गर्मी का माहौल है तो पानी की बोतल आप ले जाना, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको रखना है। अब इसके बाद दोस्तों, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में कोई जा रहा है, जैसे कि इवनिंग शिफ्ट वाले तो सारे लोग खाना वगैरह खा पी कर जाएंगे अच्छी तरीके से, मगर मॉर्निंग शिफ्ट वाला सबसे बेहतरीन बात ये कि वो नाश्ता कर कर जाए, ब्रेकफास्ट अच्छी तरीके से करके जाए, क्योंकि 3 घंटे का
आपका लंबा टाइम है, 9 बजे मतलब 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट है, मगर बिठा आपको 8 बजे 8:30 बजे से अगर आपको बिठा देंगे तो 12 बजे 12:30 बजे आपको निकालेंगे। तो लगभग 3-4 घंटे का टाइम है, तो नाश्ता बराबर करके जाए अच्छे से। इसके बाद दोस्तों जैसे आप वहाँ पे एंट्री वगैरह आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, एंट्री वगैरह कंप्लीट होने के पश्चात पहले तो समय से आप सेंटर पे पहुँच जाए, सेंटर पे आपकी एंट्री ले ले। एंट्री लेने के बाद जैसे आपका पेपर जब पूरे तरीके से आपका जो है पेपर वगैरह सब स्टार्ट होने लगे, तो जैसे आपका पेपर स्टार्ट होने लगे तो सबसे पहले आपको पहले पेपर को सोल्व करना है। यहाँ पे आपको ये नहीं करना है दोस्तों कि आपने पहले पेपर को स्किप कर दिया और जो हमारा सेकंड पेपर है जो सब्जेक्ट वाला जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व नहीं करें, मतलब उनको सोल्व करने लग जाए और पहले पेपर को हम छोड़ दें। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इस तरीके की ट्रिक को अपनाते हैं, बहुत सारे इस तरीके को से जो है पेपर सोल्व करते हैं, मगर ये चीज़ें ज़्यादा लाभदायक और ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली नहीं है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जो आपका फ्रेश माइंड रहता है वो पूरा फ्रेश माइंड जो है आपको, जैसे कि जो ट्रिक वगैरह वाली चीज़ें होती है, मैथ सोल्व करना रहता है और आपको रीजनिंग सोल्व करना रहता है, और फर्स्ट पेपर में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है टेक्निकल चीज़ें रहती हैं, उन सारी चीज़ों को सोल्व करने के लिए आपको फ्रेश माइंड चाहिए रहता है। तो आप अगर शुरू में अगर ये पूरी चीज़ें अगर आप कंप्लीट करोगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। इसके बाद आप सेकंड पेपर सोल्व करोगे तो सेकंड पेपर तो आपका हिस्ट्री या जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप सोल्व करोगे, तो उसमें तो आप महारत हो, आप अच्छी तरीके से आपको सोल्व कर लोगे। अब टाइम मैनेज किस तरीके से करना है दोस्तों, ये तो आपका होगा कि आपको पहला पेपर पहले करना है और दूसरा पेपर आपको बाद में करना है। अब पहला पेपर आपको कितने मिनट में करना है, कितनी देर में करना है, ये जो आपको दोनों पेपर सोल्व करने में आपको दिक्कत ना है, तो पहला पेपर आपको करने के लिए कम से कम दोस्तों आपका 1 घंटे से लेकर 1 घंटे 10 मिनट ये फुल है, इसमें आपको पहला पेपर सोल्व करना है। लगभग 60 से 70 मिनट के अंदर आपका पहला पेपर सोल्व हो जाना चाहिए, यह आपका बिल्कुल सही तरीके से आपका हो जाएगा। अगर ये तरीके से अगर आपने पूरा पहला पेपर अगर सोल्व कर लिया तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आपका दूसरा पेपर सोल्व करने के लिए आपका जो है समय कम पड़ने वाला है। तो ये कम से कम आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना टाइम ले सकते हो, 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट। फिर उसके बाद का जो भी बचा हुआ टाइम है दोस्तों जो आपके पास बचेगा, 1 घंटा जो है 50 मिनट आपके पास बचेंगे, तो 1 घंटा 50 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, मतलब पूरा 2 घंटा 10 मिनट बचेंगे, फिर 2 घंटा 50 मिनट बचेंगे, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों। और आपको अब क्या करना है दोस्तों, जो पहला पेपर कर लिया फिर दूसरा पेपर कर लिया और कितने कितने समय में कर लिया इसके ऊपर बात कर ली। अब इस तरीके से नहीं करना है कि हमको ये क्वेश्चन सोल्व याद नहीं आ रहा है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाए और जो है इजी क्वेश्चन पहले कर ले और टफ क्वेश्चन बाद में करेंगे, तो इस तरीके से भी नहीं करना है। पूरे क्वेश्चनों को आपको उसी तरीके से सोल्व करते हुए जाना है। और पहले पेपर में आपको DI और मैथ्स के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको DI के क्वेश्चन और जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो अगर आप सोल्व कर पा रहे हो और वो आपसे बन रहे हो तो आप बाकायदा उनको सोल्व करें और सोल्व करने के बाद आगे बढ़ें। और बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जो DI वगैरह इनको मैथ्स वगैरह को पढ़ते नहीं है और जाके डायरेक्ट तुक्का मारने की उसमें रहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनको अगर थोड़ा बहुत भी अगर लग रहा है कि मैं इनको सोल्व कर लूँगा तो सोल्व करके आप आगे बढ़े। अगर नहीं आ रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो जो भी आपका जो तुक्का मारने का जो आपका ट्रिक है, जिस भी तरीके से आप थोड़ा लग सकता है किस तरीके से जो है ये राइट आंसर बन सकता है, तो उसको राइट आंसर लगा के और आगे बढ़ जाए, उनको छोड़ के ना जाए। हो सकता है कि आपके बाद जब आप पूरा पेपर सोल्व करोगे तो आपके पास टाइम ना बचे तो पता चले कि वो 6, 7, 8 क्वेश्चन आपके रह जाए, तो उनको जो है टिक करके जरूर जाए। जैसे आपका पूरा पेपर कंप्लीट होगा तो पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको अगर 10-15 मिनट या 5 मिनट जो भी बचे तो फिर से आकर आप जो है DI वाले जो आपने क्वेश्चन टिक किए थे, जो तुक्का मारा था, तो उनको आप सोल्व करने की कोशिश करें, तो उनको बाद में सोल्व करने की कोशिश करें, शुरू में ना उलझे। अगर शुरू में आप उलझ गए तो हो सकता है आपका ज़्यादा टाइम चला जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको याद है वो तो आप सोल्व कर ही लोगे, मगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, 50-50 वाला चांस बन रहा है, तो 50-50 वाला चांस में आपका जो भी आपका फर्स्ट थिंक में जो आपको याद रहे वो आपको, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल रहा है कि मैंने ये नहीं पढ़ा है और फर्स्ट थिंक में आपके कोई सा भी ऑप्शन, जैसे कि ओ ऑप्शन आपके माइंड में आया कि ए ऑप्शन राइट हो सकता है इसका, मगर आपने थोड़ा और ज़्यादा सोचा तो फिर आपके माइंड में आ गया बी ऑप्शन राइट हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आपके माइंड में अगर ए ऑप्शन अगर आपके माइंड में आ गया फर्स्ट थिंक में क्वेश्चन देखते ही, तो आपको ए ऑप्शन लगा देना है, क्योंकि वो ऐसा रहता है कि आपने थोड़ा बहुत भी कहीं भी कुछ पढ़ा होगा तो आपके माइंड में वो क्लिक हो जाता है, तो इसलिए आपको फर्स्ट थिंक में जो आपके माइंड में आ जाए वो आपको लगा देना है। ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना है, जो नहीं पढ़ा हो उस पर, जो पढ़ा है उस पर तो आप अच्छी तरीके से कर ही सकते हो। इसके बाद कोडिंग वाला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों उसको एलिमिनेट करना है। जो क्वेश्चन आपके मतलब एलिमिनेट किस तरीके से करना है, उसमें सही से पहले ये चीज़ गलत, मतलब उस चीज़ को आपको पहले देखना है जिस चीज़ में आप पूरी तरीके से श्योर हो, पूरी तरीके से आपको अगर जो श्योर हो उस ऑप्शन को फिर आपके कोड में देखना है। उस कोड में देखने के पश्चात फिर पूरी तरीके से आप एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। इसी तरीके से जब मैचिंग करने वाला आता है तो मैचिंग करने में भी आपको उसी चीज़ से मिलाना है दोस्तों, जो चीज़ आपको
पूरी तरीके से श्योर हो, उसी से आपको मिला के पूरी तरीके से आपको मिला के फिर उसको सॉल्व करना है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल नॉर्मल वे में और नॉर्मल तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी इस तरीके से अगर आप सोल्व करोगे। तो दोस्तों वीडियो कहीं समाप्त करते हैं और जितने भी जो भी लोग कल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको जो है अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप जो है अच्छी तरीके से एग्ज़ाम पास करके आएंगे, एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से सोल्व करके आएंगे और आपका जो है रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो दोस्तों जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जो है एग्ज़ाम के लिए अभी से। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो चैनल को आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर ही लें।